तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम चुनाव में जीत का मंत्र तलाशने के लिए अपने विधायकों पदाधिकारियों को नया टास्क दिया है। सभी से लिखित सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों पर 3 दिन का मंथन होगा और उसमें चुनावी रणनीति बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सीटों को तालमेल को लेकर भी शीर्ष नेता दावेदारों को संदेश देंगे। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को सभी पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अलग अलग बैठकों में आने को कहा है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करना मूर्खता है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर जातिवाद के लिए नहीं बल्कि सभी राम भक्तों की आस्था के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष लगभग सभी चुनाव के बाद ईवीएम पर जरूर सवाल उठाता है। इंडिया गठबंधन के दलों ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम को लेकर चिंता जताई है। विपक्ष का कहना है कि वोट डालने के बाद हर वोटर को उसकी वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी पत्र जारी करके जवाब दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम का प्रयोग न्याय शास्त्र के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। ये हर तरह से कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में भी सियासी लड़ाई आर पार की है। जहां बीते लोकसभा चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार की लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा के बीच होने वाली है, जहां गठबंधन के रूप में 3 पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस और वाम दल इंडिया गुट के बैनर तले चुनावी रण में भाजपा से लोहा लेंगी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बेटे के मुलाकात विवादों में घिर गई है। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेस से प्रदेश और देश के लोगों से माफी मांगने को भी कहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दोनों के बीच बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग एक व्यक्ति का नाम हमारी सरकार से जोड़ते हैं और 1 महीने तक संसद नहीं चलने देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये कार्यक्रम पुणे के ससून अस्पताल में हो रहा था। जिस समय यह घटना घटी उस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी स्टेज पर मौजूद थे। बीजेपी विधायक द्वारा पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आंध्र प्रदेश में भाजपा के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। बीजेपी अब तक फैसला नहीं कर पाई है कि उसे टीडीपी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। वहीं टीडीपी ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। विजयवाड़ा में गुरुवार को हुई बीजेपी सेंट्रल कमेटी की बैठक में पार्टी के नेताओं ने गठबंधन को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोग गठबंधन के पक्ष में थे तो कई विपक्ष में भी थे। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के कदम को बरकरार रखने के फैसले पर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज कोई भी निर्णय कानून और संविधान के अनुसार ही लेता है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन के बाद हजारों की संख्या में भक्त भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों की यात्रा को सहज बनाने के लिए भारतीय रेलवे अभी से तैयारियों में जुट गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गोल्डी बरार आतंकी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बरार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। नए साल की शुरुआत के साथ ही इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। खबर है कि इजरायली सेना ने रविवार को मध्य गाजा में भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 35 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में संचालित होने वाली मीट की दुकानों से धार्मिक स्थलों की न्यूनतम दूरी को घटा दिया गया है।
इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने बीते वर्ष 28 दिसंबर को हुई सदन की बैठक में एक प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें धार्मिक स्थलों से मीट की दुकानों की न्यूनतम दूरी को 150 मीटर से 100 मीटर तक करने का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सऊद्दीन ओवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिल्ली हिमायत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौजवानों में तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गंवा दी और वहाँ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान पर लालू यादव पर हमला बोला है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि राम राज तब आएगा जब दिल्ली में इंडिया का झंडा लहराएगा। इसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा है कि बिहार में भी रामराज आएगा और खजाना लूटने वाले बाहर नहीं अंदर होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करने को लेकर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे इस साल की झांकी के व्यापक विषयों के साथ मेल नहीं खाती थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के तहरीके हुर्रियत को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निश्चित गतिविधियों में शामिल है। बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा जा रहा है कि राजद और JDU के बीच खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने राबड़ी देवी आवास जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उसके लिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने 12 सालों में वो काम कर दिखाया है जो 75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 2024 के लिए खूंखार प्लानिंग कर रहा है। AP की रिपोर्ट माने तो साल 2024 में किम जोंग उन अपनी सेना को और मजबूत करने वाला है। उत्तर कोरिया इस दौरान 3 जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा किम जोंग उन अपनी सेना के लिए अधिक परमाणु हथियार बनाएगा। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया आधुनिक ड्रोन भी बनाने वाला है। आपको बता दें कि किम जोंग उन ने अमेरिका के नेतृत्व के खिलाफ जबरदस्त युद्ध की तैयारी का आह्वान किया।